जय हिंद बच्चों, आज हम 11th क्लास के फिजिक्स के 6 अध्याय वर्क पावर एनर्जी अर्थात कार्य ऊर्जा शक्ति का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम कार्य हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, जैसे एक अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई विद्यार्थी अपना होमवर्क कर रहा है, कोई कुली सामान को लिए खड़ा हुआ है। इन सब बातों को हम कार्य की श्रेणी में सामान्य बोलचाल की भाषा में रखते हैं, किंतु भौतिकी या विज्ञान में कार्य को तभी माना जाता है जब बल लगाने पर उसमें विस्थापन हो। अर्थात भौतिकी में या विज्ञान में कार्य तभी कहा जाएगा जब बल लगाने पर बल की दिशा में विस्थापन हो। बल की दिशा के लंबवत विस्थापन होने पर भी कार्य को नहीं माना जाता। कार्य 3 प्रकार के होते हैं: धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और वह बल की दिशा में ही विस्थापित होती है, तब हम उसे धनात्मक कार्य कहते हैं। इसमें विस्थापन और बल के बीच का कोण न्यून कोण होता है। ऋणात्मक कार्य जब हम बल लगाने पर विस्थापन बल की विपरीत दिशा में हो, तब हम उसे ऋणात्मक कार्य मानते हैं। जैसे कुएं से जब हम किसी बाल्टी को खींचते हैं, उस समय गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, क्योंकि बाल्टी को हम ऊपर की ओर खींच रहे हैं, जो कि बल की दिशा है। लेकिन उसी समय गुरुत्व बल नीचे की ओर कार्य कर रहा है। शून्य कार्य जब बल लगाने पर विस्थापन 0 हो, अर्थात यदि हम किसी दीवार को धकाते हैं या किसी भी चीज़ में हम फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं और उसमें कोई भी विस्थापन नहीं होता, तब बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। यदि बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का या 90 अंश का कोण हो, तब भी कार्य शून्य माना जाता है। जैसे पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा की गति, यहाँ पर बल और विस्थापन दोनों की दिशा लंबवत है, अतः यहाँ कार्य शून्य है। ब्लॉक ए पर F बल लगाने से उसमें विस्थापन S होता है। F बल को हम 2 घटकों में वियोजित करेंगे। क्षैतिज घटक F cos थीटा और यहाँ पर ये बनेगा F sin थीटा लंबवत घटक। यहाँ पर जब हम बल और विस्थापन का गुणा करेंगे, तब हमें कार्य मिलेगा। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। यहाँ पर हम विस्थापन के अनुदिश बल लेंगे, F cos थीटा डॉट विस्थापन S ब्लॉक में विस्थापन हुआ है। इसे हम लिख सकते हैं F S cos थीटा। cos थीटा हमारा अदिश गुणनफल का घटक होता है। हम इसे लिख सकते हैं F वेक्टर डॉट S। यह हमारा अदिश
गुणनखंड है। ये हमने F और S cos थीटा को हम डॉट प्रोडक्ट के रूप में F डॉट S लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं A डॉट B होता है AB cos थीटा जब इन पर दो वेक्टर होते हैं। इसे हम दो सदिशों का अदिश गुणन कहते हैं। दो सदिशों का अदिश गुणन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ बल विस्थापन दोनों सदिश हैं और इन दोनों के गुणन से हमें अदिश राशि कार्य प्राप्त होती है। यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तब समीकरण 1 से कार्य W इज इक्वल टू F S cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, W इज इक्वल टू 0। अतः हम कह सकते हैं यदि बल और विस्थापन दोनों के बीच 90 अंश का कोण बनता है, अर्थात दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तब इस स्थिति में किया गया कार्य शून्य होता है। यदि थीटा इज इक्वल टू 180, तब समीकरण 1 से वर्क बराबर F डॉट S cos 180 इज इक्वल टू -1, वर्क इज इक्वल टू -F। यदि बल और विस्थापन दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं, तब हम कहेंगे कि किया गया कार्य ऋणात्मक है। यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तब समीकरण 1 से वर्क इज इक्वल टू F S cos 0 इज इक्वल टू 1, F इज इक्वल टू F S। इस स्थिति में किया गया कार्य धनात्मक है एवं अधिकतम है। अतः हम कह सकते हैं कि जब बल और विस्थापन दोनों की दिशाएं एक ही होती हैं, तब किया गया कार्य अधिकतम एवं धनात्मक होता है। दैनिक जीवन में हमने देखा है आंधी तूफान के समय हवा के झोंकों से पेड़ पौधे गिर जाते हैं तथा मकान की छतें उड़ जाती हैं। बंदूक से दागी गई गोली लक्ष्य में घुस जाती है। इन उदाहरणों से पता चलता है कि प्रत्येक वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है। किसी वस्तु के कार्य करने की कुल क्षमता को उसकी ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का SI मात्रक जूल है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। इसका बीमीय सूत्र mL2T-2 होता है। यहाँ पर दो प्रकार की ऊर्जा बनती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। कोई वस्तु जब गति करती है तब उस समय उसमें संचित ऊष्मा या ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं एवं किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे नीचे से ऊपर की ओर उठाकर कहीं पर रखते हैं, तब उसमें हमारे द्वारा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। यदि वह वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है, तब उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का कुल योग नियत होता है। कार्य ऊर्जा प्रमेय।
इस प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु में किया गया कार्य उसमें ऊष्मा के रूप में संचित होता है, या हम कहते हैं कि इस प्रमेय के अनुसार गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कार्य के बराबर होता है। इस प्रमेय को हम प्रूफ करते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय, यदि किसी वस्तु पर F बल लगाने पर उसमें विस्थापन S हो तो कार्य इक्वल टू बराबर बल इंटू विस्थापन। कार्य W बराबर F इंटू टी एल। यहाँ हम F की वैल्यू रख देंगे, F इक्वल टू एम ए इक्वल टू त्वरण। ये बल की परिभाषा से है। W इक्वल टू एम ए एस, ये हमारा फर्स्ट समीकरण। यदि कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गतिमान है, t समय के बाद उसका वेग v हो जाता है एवं त्वरण a हो तो गति के तृतीय समीकरण से v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ पर हम as की वैल्यू निकालेंगे और समीकरण 1 में रख देंगे। as की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको इस साइड पक्षांतर करेंगे। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, 2 को हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास बनेगा as इक्वल टू 1/2 v स्क्वायर माइनस 1/2 यू स्क्वायर। इस वैल्यू को हम समीकरण 1 में पुट कर देंगे, तब हमें समीकरण 1 एवं 2 से प्राप्त होगा कार्य W इक्वल टू as की जगह हम ये दोनों पुट कर देंगे, m हाफ माइनस हाफ यू स्क्वायर। यहाँ पर m का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m यू स्क्वायर। अतः हम कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कार्य के बराबर होता है। कार्य बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक। इस प्रमेय को हम कार्य ऊर्जा प्रमेय के नाम से जानते हैं। यह प्रमेय हमें बताती है कि कार्य ही ऊर्जा है और ऊर्जा ही कार्य है। जब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा तब कार्य होगा, और अगर हम कोई कार्य करना चाहते हैं तब हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। संरक्षण, जैसा कि हम शब्द से समझते हैं, किसी चीज़ को सहेजना या बचाना। तब हम देखते हैं क्या हम कभी ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं, तो आंसर मिलता है नहीं। तो हम ऊर्जा को क्या करते हैं, ऊर्जा को हम एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित करते हैं। जैसे हमने बांध बनाया, बांध में हमने पानी को एकत्रित किया, इसमें स्थितिज ऊर्जा संचित है। अगर हम इस बांध को तोड़ दें तो यह पानी जो इसमें रुका हुआ है वह गतिज ऊर्जा में आ जाएगा। अतः ऊर्जा को न हम उत्पन्न कर सकते, न हम इसे नष्ट कर सकते, हम इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए पिंड की यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई
किसी वस्तु की कुल ऊर्जा नियत रहती है। इसमें हमने 3 बिंदु लिए हैं A, B और C। माना कि पृथ्वी के तल से h ऊंचाई पर बिंदु A पर m द्रव्यमान की कोई वस्तु स्थिर है। यह ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई आती है। तब हम बिंदु A पर कुल ऊर्जा निकालेंगे, बिंदु B पर कुल ऊर्जा निकालेंगे और बिंदु C पर कुल ऊर्जा निकालेंगे। हम देखेंगे कि तीनों स्थिति में कुल ऊर्जा नियत रहती है। बिंदु A पर कुल ऊर्जा अर्थात गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा अर्थात पोटेंशियल एनर्जी, के काइनेटिक एनर्जी, पी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ पर हम देखेंगे बिंदु ए पर वस्तु जो है वो स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है अर्थात v इज इक्वल टू 0। काइनेटिक ऊर्जा हमारी होती है गतिज ऊर्जा m v स्क्वायर, जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान है और v वेग है, प्लस स्थितिज ऊर्जा mg हमने इसलिए लिया है क्योंकि वस्तु गुरुत्व के अधीन मोशन करती है। जब भी गुरुत्व के अधीन वस्तु मोशन करती है तो हम त्वरण को g लिखते हैं। और हाइट कितनी है ग्राउंड से अर्थात पृथ्वी से h, तो हम इसे लिखेंगे mgh। यहाँ पर v इक्वल टू 0 है तो हाफ m v के स्थान पर 0 प्लस mgh, अतः बिंदु A पर कुल ऊर्जा mgh होगी जो कि उसकी कुल स्थितिज ऊर्जा है। बिंदु B पर कुल ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर प्लस m g, यहाँ पर हम उसकी हाइट देखेंगे, ऊंचाई कितनी है h माइनस एक्स। v स्क्वायर की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पर गति के तृतीय समीकरण से, जो होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। s मीन्स कुल विस्थापन, अभी हम s लिख लेते हैं फिर वैल्यू रख देंगे। v स्क्वायर अर्थात जो उसकी वेलोसिटी हमें निकालना है v स्क्वायर, u स्क्वायर मतलब प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग वस्तु स्थिर अवस्था में थी अर्थात 0 प्लस 2a अर्थात त्वरण, तो त्वरण यहाँ पर वर्क करता है गुरुत्वीय त्वरण, s अर्थात विस्थापन, विस्थापन यहाँ हुआ है x, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2gx। 2gx हम यहाँ पर पुट कर देंगे, हाफ m इंटू 2gx प्लस इंटू करेंगे mgh माइनस mgx, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, mgx प्लस mgh माइनस mgx, mgx से mgx कैंसिल होगा, हमारे पास आ जाएगा mgh। अतः बिंदु B पर कुल ऊर्जा mgh, बिंदु C पर कुल ऊर्जा अर्थात काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी mgh। mgh यहाँ पर हम देखेंगे बिंदु C पर वस्तु जो है वो ग्राउंड पर आ जाती है, अतः h इज इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू 0 हम यहाँ पर रख देंगे, तब हमारे पास बनेगी कुल ऊर्जा बराबर हाफ mv स्क्वायर। यहाँ हम v स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे गति के तृतीय समीकरण से,
गति का तृतीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण जैसा हम जानते हैं v² = u² + 2as, यहाँ हम अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन वैल्यू पुट करेंगे। v² जो वेलोसिटी हमें निकालना है, u² अर्थात इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियली a पर जब हमने देखा था जो वस्तु थी वो स्थिर अवस्था में थी, इसलिए हम u की स्थान पर 0 रखेंगे। 2a वस्तु जो है वो गुरुत्व के अधीन मोशन करती है, त्वरण इसमें होगा ग्रेविटेशनल त्वरण। और s विस्थापन ऊपर से वस्तु h डिस्टेंस, h दूरी तय करके ग्राउंड पर आई है तो विस्थापन हुआ h। v² = 2gh। 2gh हम यहाँ v की जगह पुट कर देंगे, 12m 2gh, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा mgh। अतः हम कह सकते हैं कि बिंदु A पर कुल ऊर्जा mgh, बिंदु B पर कुल ऊर्जा mgh और बिंदु C पर कुल ऊर्जा mgh। अतः गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा नियत रहती है। ऊर्जा के विभिन्न रूप, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हमने यांत्रिक ऊर्जा का अध्ययन किया है, यह ऊर्जा का एक रूप है। वास्तव में ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं, उनका विवरण। यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, किसी वस्तु में उसकी गति या स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे उसकी यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा क्रमशः गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, प्रत्येक वस्तु अणुओं से मिलकर बनी है। अणुओं में अंतराण्विक बल के विरुद्ध स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा तथा अणुओं की गति के कारण गतिज ऊर्जा होती है। वस्तु के समस्त अणुओं की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा मिलकर आंतरिक ऊर्जा का निर्माण करती हैं। ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। हम हथेलियों को रगड़ते हैं तो हथेलियाँ गर्म हो जाती हैं, यह आंतरिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन में एक बड़ा नाभिक दो छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है तथा नाभिकीय संलयन में छोटे छोटे नाभिक मिलकर बड़ा नाभिक बनाते हैं। इन प्रक्रियाओं में द्रव्यमान की क्षति होती है। यह द्रव्यमान की क्षति आइंस्टाइन के समीकरण के अनुसार द्रव्यमान में परिवर्तित होने से ऊर्जा उत्पन्न होती है। अभ्यास प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, कार्य क्या है? यह अदिश है या सदिश? कार्य का SI मात्रक लिखिए। प्रश्न क्रमांक 2, शून्य कार्य क्या है? इसके उदाहरण दीजिए। प्रश्न क्रमांक 3, गतिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। सिद्ध कीजिए कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड के लिए गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। इसके आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।